तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज का परिवहन चैप्टर जो चल रहा था, परिवहन चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 1 में हम लोग 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज उसके आगे हम लगभग आज भी हम 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छे लगेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा गया ही प्रश्न है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पूसा के साथ, और उसमें आप क्वेश्चन बैंक सीरीज देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक सीरीज का अभी बायोलॉजी चल रहा है, पुनः हम लोग लेकर आएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब चैप्टर के, और उसमें जितने भी चैप्टर है उन सभी के प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो होगा 21वां प्रश्न होगा। तो हम लोग 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। हमारा अगला प्रश्न जो है 21वां प्रश्न। और 21वां प्रश्न कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं तो जीवन अवधि कितनी होती है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि। और ये प्रश्न पूछा गया है 2021 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट में। क्या 12 से 20 दिन होते हैं, या 3 से 4 महीना होते हैं, या 20 से 30 दिन होते हैं, या 4 से 4 महीना से अधिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 12 से 20 दिन, कहीं कहीं पर 13 से 20 दिन, तो इसी रेंज में इसका जीवन अवधि होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आरबीसी का, तो आरबीसी का बात करते हैं तो उसका जीवन अब काल जो होते हैं, उसका जीवन काल अगर हम देखें तो जीवन काल लगभग उसका जो होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रश्न है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मतलब यह कह रहा है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। अब जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उसमें रक्त जो होंगे लाल होंगे। तो क्या पक्षी के रक्त कैसे होते हैं, लाल होते हैं, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाएगा। मक्खी में नहीं होते हैं, मनुष्य में होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो मक्खी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें मतलब विशेष प्रकार के जो वर्णक है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल होते हैं। तो मक्खियों में रक्त लाल नहीं होते, पक्षी में होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है 2021 के एनुअल के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। क्या मधुमेह होता है, क्या पीलिया होते हैं, जॉन्डिस, क्या एनीमिया होते हैं, या डायरिया होते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी से अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी बात करें, या आयरन की कमी का बात करें, या रक्त की कमी का बात करें, रक्त की कमी, इन सभी के कमी को एक ही बीमारी दर्शाता है। इन सब की कमी और इन सब की कमी के कारण एक ही बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया, जिसका नाम होता है एनीमिया। एनीमिया, तो वह बीमारी कौन सा है, एनीमिया है। एनीमिया नामक बीमारी होते हैं। जबकि तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जो एनीमिया है। मधुमेह का बात करते हैं तो मधुमेह जो होते हैं इंसुलिन के अनियंत्रण से, इंसुलिन के अनियंत्रण से, कमी से भी और बढ़ोतरी से भी हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाते हैं। जॉन्डिस जो होते हैं, तो जॉन्डिस का अगर हम बात करते हैं तो लीवर संबंधी रोग है, अर्थात जॉन्डिस। और यह जॉन्डिस में नेत्र जो होते हैं, हमारा शरीर जो होता है पीला पड़ जाते हैं। और यह एक प्रकार का हेपेटाइटिस, तो जॉन्डिस होने के बाद हेपेटाइटिस हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए बी। डायरिया जो होते हैं, यह डायरिया अगर हम बात करते हैं तो डायरिया एक प्रकार के जो फूड पॉइजनिंग होते हैं,
कवकों के कारण फूड पॉइजनिंग, और फूड पॉइजनिंग के कारण यह बीमारी होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो एनीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर चाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होते हैं किसके कारण? या थाइमस के द्वारा, या थायराइड के द्वारा, या एड्रीनल के द्वारा, या वृषण के द्वारा? तो ब्लड प्रेशर जो होते हैं हमारे शरीर में नियंत्रित होते हैं, तो वह होते हैं एक प्रकार के हार्मोन, और वह एड्रीनलिन हार्मोन के कारण होते हैं। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है और यही हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, गार्ड कोशिका को कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो यह प्रश्न इससे पहले वाले सेशन में भी डिस्कशन किए थे। अगर हम बात करते हैं एस्टोमाटा का, तो एस्टोमाटा को खुलने और बंद करने को नियंत्रण गार्ड सेल करता है, और यह गार्ड सेल का जो भीतरी भित्ति होते हैं यही मोटे होते हैं, भीतरी भित्ति मोटे होते हैं, जबकि बाहरी अपेक्षाकृत पतले होते हैं। तो ऑप्शन अगर देखें तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? क्या भीतरी या बाहरी या पार्श्व या इनमें से सभी? तो अभी अभी हम बताएं भीतरी भित्ति जो होते हैं वह मोटे होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का जो वाहक है, कैरी अर्थात ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला एजेंट कौन है हमारे शरीर में? तो वो कौन है? क्या वह डब्ल्यूबीसी है, या लासिका है, या आरबीसी है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बच्चों बात करते हैं ऑक्सीजन को वाहक का कार्य जो करता है वह आरबीसी करता है, और आरबीसी में भी होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में बात करते हैं तो यह हीमो अर्थात आयरन, और ग्लोबिन अर्थात प्रोटीन। तो हीमो ये लगभग 4 अणुओं को, ये लगभग 4 अणुओं को परिवहन करते हैं कोशिकाओं तक। तो कौन सा करता है? आरबीसी, और आरबीसी में ही पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये देखिए कितने बार प्रश्न पूछा गया है, 2021 में, 2022 में, 2023 में लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अर्थात अगर हम बात करें, ये थोड़ा श्वसन वाला दिख रहा है, तो श्वसन जो होते हैं पौधे में, ये देखिए ये पौधा है एक प्रारूपी, ये इसका जड़ है। तो पौधों के टहनियों में पत्ती होते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र जिसका नाम होता है रंध्र। इसके अलावा इसके तने में भी इस प्रकार के संरचना पाए जाते हैं जिसका नाम होता है वात रंध्र। तो पौधे के अलग अलग भाग में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, पत्तियों में रंध्र के द्वारा, तना में वात रंध्र के द्वारा। और अगर हम जड़ का बात करते हैं तो जड़ में होते हैं मूल रोम, जड़ में होते हैं मूल रोम। तो मूल रोम के द्वारा भी श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन दिया है? क्या रंध्र है, या जड़ है, या तना है, या टहनी है? तो इसमें रंध्र हमको दिया है, तो रंध्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जड़ में क्या पाए जाते हैं? जड़ में पाए जाते हैं मूल रोम, तना में पाए जाते हैं वातरंध्र, और टहनी में भी लगभग वातरंध्र कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। तो ये 3 भाग से होते हैं। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? और ये देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, 2011, 2019, 2021, 22, 23। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय का अगर हम बात करते हैं, ये अगर मानव हृदय का बात करते हैं तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जिसका नाम होता है, एक का दायां अलिंद, दायां, ये हो जाएगा बायां अलिंद, बायां अलिंद। और इधर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दायां नीलय, दायां नीलय। और इधर वाले भाग को बोलते हैं बायां नीलय, बायां नीलय। तो ये 4
कोष्ठक होते हैं। तो कितने कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में, कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक, ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं पीसीज, पीसीज वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं मछली, उसके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। एम्फीबिया का बात करते हैं, एम्फीबिया, और एम्फीबिया का बात करें तो एम्फीबिया में लगभग, अर्थात उसमें आते हैं मेढक, और मेढक में 3 कोष्ठक होते हैं। मछली में कितने होते हैं? अब मछली अगर पूछ दिया तो मछली में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। एम्फीबिया अर्थात मेढक में कितने कोष्ठक होते हैं? मेढक में 3 कोष्ठक होते हैं। एक अपवाद है रेप्टेलिया, और रेप्टेलिया में एक है मगरमच्छ, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठक। मैमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं, मैमेलिया, और मैमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु है उसके हृदय में भी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, मछली में, मेढक में, मगरमच्छ में, मैमेलिया में। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। और मनुष्य जो है वह मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो रक्त जो लाल दिखाई देते हैं किसके कारण? क्या थ्रोम्बिन के कारण, या फाइब्रिनोजिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या सीरम के कारण? तो बच्चों अगर हम बात करें तो रक्त जो लाल दिखाई देते हैं किसके कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करते हैं छोटा भाग, अगर हम देखें थोड़ा, अगर हम देखें सीरम के बारे में, तो सीरम किसे कहते हैं? तो फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन जो होते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और यह प्रोटीन किसका है? तो प्लाज्मा का है। किसका है? प्लाज्मा का है। तो हमारा रक्त लाल होते हैं किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ऑप्शन में कह रहा है क्या पारगम्य होते हैं, या अपारगम्य होते हैं, या अर्ध पारगम्य होते हैं? इनमें से कोई नहीं। अगर बच्चों अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, तो कोशिका झिल्ली जो है वह एक पारगम्य झिल्ली है। पारगम्य झिल्ली, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह कोशिका के अंदर विसरण विधि द्वारा प्रवेश करने देते हैं, जबकि जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसको प्रवेश करने नहीं देते, और अनावश्यक पदार्थ को यह बाहर कर देते हैं, जैसे CO2। तो इसलिए इसे बोला गया है पारगम्य झिल्ली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पारगम्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं रक्त को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है एस्फिग्मो मैनोमीटर। एस्फिग्मो मैनोमीटर। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, एस्फिग्मो मैनोमीटर, इसी का नाम है एस्फिग्मो मैनोमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लासिका का रंग होता है, लासिका का रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है, या पीला होता है? तो अगर हम बच्चों बात करते हैं लासिका का, तो लासिका WBC सहित अर्थात RBC रहित रक्त प्लाज्मा, मतलब जिसमें RBC नहीं होते हैं, तो RBC रहित रक्त प्लाज्मा को हम बोलते हैं लासिका। लासिका का एक दूसरा नाम लिम्फ भी होते हैं, लिम्फ इंग्लिश में। इसके अलावा इसे उत्तक द्रव भी कहते हैं, उत्तक द्रव। इसका एक दूसरा नाम है उत्तक द्रव। तो ये भी है। तो ये हल्के पीले रंग के होते हैं या श्वेत रंग के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हल्का पीला, लाइट येलो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है।
क्या कहलाता है? तो पौधे के वायवीय भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाते हैं? क्या परासरण कहलाते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं, या उत्सर्जन कहलाते हैं, या विसरण कहलाते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं, या डायरेक्ट वाष्पोत्सर्जन का डिफिनीशन बताया गया है कि पौधे के वायवीय भाग अर्थात पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले रंध्र द्वारा स्टोमाटा द्वारा जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में निष्कासन, यह प्रक्रिया कहलाते हैं वाष्पोत्सर्जन। और ये 2 नंबर में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा अगर हम बात करते हैं, अलग अलग पौधों में जल का निष्कासन की मात्रा अलग होती है। अगर हम सेब का बात करें, सेब के पौधे का, तो यह प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल को निष्कासित करता है प्रतिदिन। मकई का पौधा का अगर हम बात करते हैं, मकई का पौधा, तो यह 3 से 4 लीटर 3 से 4 लीटर जल को 3 से 4 लीटर जल को निष्कासित करता है प्रतिदिन। और कोई भी पौधा अपने भार के लगभग 100 गुना जल को अपने पूरे जीवन काल में निष्कासित करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, तो हमारा राइट आंसर बी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। परिवहन तंत्र का मतलब समझ में आपको आया होगा कि खुला परिवहन तंत्र क्या होता है। तो खुला परिवहन तंत्र उस तंत्र को कहते हैं जिसमें रक्त का प्रवाह किसी बंद नलिका अर्थात नलिकाओं में नहीं होते हैं और उसमें हट नहीं होते हैं। नहीं तो वैसे तो कबूतर में होते हैं, तितली में नहीं होते हैं, मनुष्य में होते हैं, बिल्ली में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा तितली अर्थात आर्थ्रोपोडा का बात करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में सामान्यतः खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। जबकि कबूतर है, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, तो इसमें बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। इसमें हट होते हैं, हट ब्लड को पंप करता है, नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में फैलते हैं। और फैलते हैं किस माध्यम से? तो रक्त वाहिनियों के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? मतलब सब को देने वाला। तो ब्लड ग्रुप का अगर बात करें तो ओ जो होते हैं सभी को यूनिवर्सल डोनर होते हैं, देने वाला। जबकि ए बी जो होते हैं यह सभी से केवल लेते हैं, तो ये देंगे केवल अपने ग्रुप वाले को ही देंगे। तो ऑप्शन सी और जो ओ है, ब्लड ग्रुप जो ओ होते हैं, ओ पॉजिटिव होते हैं, ओ नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव वाला, इसमें भी ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव सभी को देते हैं और ओ का लक्षण ही है सभी को देना। तो ये सभी को ये डोनर कहलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो ओ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन अर्थात रक्त को परिवहन करने वाला जो वाहक है वो कौन है? क्या वसा है, क्या हार्मोन है, या हीमोग्लोबिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन किए हैं और हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो ये क्या है? पोषक तत्व है। हार्मोन हमारे क्रियाओं का, विभिन्न जो आंतरिक क्रिया है उसका नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं। प्रश्न हमारा है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो क्या मेढक में, क्या मछली में, या पक्षी में, या मनुष्य में? तो दोहरा परिसंचरण जो है वो मछली में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हृदय के 2 ही कोष्ठक होते हैं, केवल यह आने का कार्य करता है और वह प्यूरिफाई होने के लिए अब यह भेजता नहीं है, पुनः उसी में प्यूरिफाई हुआ और पूरे शरीर में फैल गया। तो इसमें शुद्ध रक्त ही आते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट मिल जाते हैं गिल्स के द्वारा। तो अगर पक्षी में बात करते हैं तो इसमें होते हैं, मेढक में भी होते हैं, मनुष्य में होते हैं। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, मछली। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप जो होते हैं, अब ये रक्तचाप होते क्या है? तो हमारे धमनियों में जो रक्त के प्रवाह का जो दबाव है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर।
तो जब संकुचित होते हैं, जब हृदय हमारा संकुचित होते हैं तो उस समय का जो प्रेशर है वह कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। जब शिथिल होते हैं तो उस समय कहलाते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर जो होते हैं वो 120 mmHg होते हैं, mmHg, जबकि डायस्टोलिक जो होते हैं वो 80 mmHg होते हैं। तो सिस्टोलिक का पूछ रहा है तो क्या इसमें दिया है, दिया है ऑप्शन बी में 120 mmHg हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्न में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में देखिए, अगर हम रक्त का बात करते हैं बच्चों, तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान लगभग 7.4 होते हैं। इसका पीएच वैल्यू का अगर हम बात करते हैं तो पीएच वैल्यू जो होते हैं वो 7.4 होते हैं। इसका मतलब ये कैसा द्रव होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। यह तरल संयोजित उत्तक। अब रक्त का बात करते हैं तो इसमें दो अवयव होते हैं, एक होता है द्रव अवयव और एक होता है ठोस अवयव। तो अगर हम बात करते हैं द्रव अवयव को बोलते हैं प्लाज्मा, जबकि ठोस अवयव में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं। तो बताइए, प्लाज्मा तो है, प्लाज्मा के अलावा और क्या होते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनमें सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो मूल रोम जो होते हैं, पौधे में जो जड़ होते हैं, ये एक प्रकार का जड़ होते हैं और जड़ में क्या पाए जाते हैं? रेशे जैसी संरचना पाए जाते हैं। तो ये रेशे जैसी संरचना को ही क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। और ये मूल रोम के द्वारा परासरण द्वारा जल का अवशोषण और विसरण जब मूल रोम के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं परासरण। तो विसरण और परासरण दोनों, तो दोनों को ऑप्शन दिखाने वाला कौन है? ऑप्शन डी। ए तथा बी नहीं, इसमें सी होना चाहिए। तो केवल इसमें हम दे सकते हैं परासरण, परासरण विधि द्वारा। और इसमें ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण भी दिया है, विसरण भी दिया है। तो हमारा राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा परासरण। परासरण इज राइट आंसर। तुम्हारा यहाँ प्रश्न खत्म होता है और ये 40 प्रश्न लगभग हो चुका है। मतलब एक पहले वाले पार्ट 1 में 20 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं और पार्ट 2 में भी हम 20 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन में प्रश्नों का एनालिसिस बेहतर समझ में आया होगा और हम कोशिश किए हैं समझाने का। अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो शुरुआत से ही आप उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो। और इसके अलावा हम और प्रश्न लेकर आएंगे अगले सेशन में। तो तब तक आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए ताकि आपका जो नंबर है साइंस में वो बेहतर आ सके, 90+ आ सके। तो पुनः मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक थैंक यू।